लॉजिक से फिर से विजिट करते हैं एक बार कि जो बच्चा 100 साल में गर्भ रहने के बावजूद 8 साल की कच्ची उम्र में मार दिया, इसका कसूर क्या था? कुछ चीजें मैंने जान लूंगी छोड़ दी, मेरे ख्याल में इतनी बात तो मैं आप, बाकी बात आप खुद समझ लेंगे। ये इस काम के हैं। ये 4-5 आर्टिकल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने थोड़ा पढ़ा नहीं पढ़ा है तो इसको गूगल करके पढ़ेंगे। मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूं। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी का एक उदाहरण लेके देखते हैं कि हम कितनी समानता चाहते हैं और समानता कैसे होती है, क्या नाम है समानता का, और इसके अंदर छुपा हुआ वर्ड भी देखेंगे। स्कूल में बच्चों की हाइट में फर्क देखा है क्या? होता है ना। एक प्रतियोगिता कराई, बच्चे अच्छा कर गए, मास्टर जी ने कहा इनाम स्वरूप केले मिलेंगे, सभी को इक्वालिटी का हक है। 6 फीट के ऊपर रस्सी पे केले लटका दिए हैं, जाइए खा लीजिए। कौन सा बच्चा खा पाएगा इनमें से? इक्वालिटी सही चीज है क्या? नहीं। एग्जैक्टली। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, अदरवाइज इक्वालिटी नहीं। तो अगर इक्वालिटी यहां तक नहीं पहुंच रही है, अमंग इक्वल्स नहीं है, तो इक्विटी, इक्विटी वो स्टूल है जो इसको मिलना चाहिए। कई बार माइनॉरिटीज, SC ST, BPL के खिलाफ बातें करते हैं हम कि इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों दिए जा रहे हैं। इसलिए दिए जा रहे क्योंकि वो समाज में उस स्तर तक किसी कारण से नहीं पहुंचे जहां सामान्यतः पहुंच सकते थे। बहुत सारे कारण, एक नहीं। जब तक वो ये ना हो जाए तब तक ये देना बेईमानी है, उस वक्त तक ये देते रहना जरूरी है। इसको स्टूल दे दोगे तो इक्विटी आ जाएगी, अब ये भी खा सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर अवसर। आर्टिकल 14 ने क्या दे दिया? इक्वालिटी एंड इक्वालिटी टू विद अमंग इक्वल्स। ये कह रहे हैं कि एक बच्चा जिसके घर में खाने को दाने नहीं है लेकिन वो मेडिकल एग्जाम टॉप कर देता है, तो उसको केवल मात्र इसलिए कि फीस भरने के 12 लाख रुपए नहीं है 5 साल की फीस भरने के, जिसकी पहले की 60,000 है, उसको दाखिला ना मिले, जायज है क्या? मोहिनी जैन केस जो लिखा था उसमें एक MBBS एस्पिरेंट बच्चा, उसके साथ ये हुआ था, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने गया, यहां से RTE की मांग दोबारा शुरू हुई थी 1992 में, जो 3 केस लिखे थे मैंने। उसने इस बड़ा सवाल खड़ा कर दिया पूरी व्यवस्था, पूरी पॉलिटी के सामने कि विचार कर लीजिए, मेरे को आपने औरों के इक्वल नहीं बनाया, जिम्मेदारी आपकी ही थी, सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल आपका था, यानी स्टेट का, मुझे नहीं मिले वो, तो ये कंडीशन मेरे ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए।
जब तक मैं इनके बराबर नहीं हो जाता जो 12 लाख जिनके घर में है। उससे ही अगले साल लेकिन वो केस हार गया। बोला नहीं भाई फीस तो भरनी पड़ेगी। मेरे प्राइवेट कॉलेज इकट्ठे हो गए, मेरे राजनीति का कॉलेज है, सब ने मिलकर जज बिल्कुल वो बकवास है किस लेकिन मांग तो जायज है ना। उन्नी कृष्णन जेपी उन्नी कृष्णन ने जो उन्नी कृष्णन केस लिखा था आंध्र प्रदेश के अंदर, दोबारा ऐसी स्थिति में इस केस को रीओपन करवाया। ये थोड़ी अच्छी पोजीशन में थे, अच्छे वकील कर पाए। तो कुछ कठोर नियम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बनाए। सीटें आरक्षित करने को कहा कि कम से कम 5% सीटें बीपीएल या पिछड़े वर्ग के लिए, जो किसी भी वजह से पिछड़ा, इसके पास पैसा नहीं है, वो फ्री सीटें रखनी पड़ेगी, सरकारी में भी और प्राइवेट में। पीछे पड़ गए। जैसे अभी इसी में सेक्शन 12 जो आरटी एक्ट का है, क्या कहता है ये बात करता है 25% रिजर्वेशन की इन प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। वो ये कह रहा है भाई, जब आपको रिकॉग्निशन सरकार देती है तो एजुकेशनल ट्रस्ट होने की वजह से आपको कुछ छूट प्रदान होती है, जमीन के रेट में भी और बहुत सारी, और आप इससे प्रॉफिट भी ले रहे हैं। समाज के प्रति दायित्व भी निभा दीजिए। केवल पहली कक्षा में यार इन द एंट्री क्लास आप 1/4 बच्चे गरीब भी भर्ती कर लीजिए। इसका एक से ज्यादा लॉजिक है, लेकिन इसका अभी तक सरकारों ने भी और स्कूलों ने भी समाधान नहीं निकाला, बल्कि विफूल किया एक एक्ट को, आरटी एक्ट को, जिसके सेक्शन 12 में कहा। हरियाणा ने कितना अच्छा तरीके से बेवकूफ बनाया, समझने की कोशिश करते हैं। धारा 134A हरियाणा एजुकेशन कोड की सबने सुन रखी है। अब उसके अंदर प्रावधान है कि हर प्राइवेट स्कूल 10% बच्चे करे। संघ सरकार के पास जब ये सूचना मिली, ये प्रतिवेदन गया कि हम तो ऑलरेडी 134A में सभी स्कूलों का अप्लाई कर रखा है और सभी क्लासेस में, आप तो एक ही क्लास की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तालियां बजाई भी, बहुत अच्छा है। उस टाइम ये 10 नहीं था, तो जी बहुत अच्छा है, तो हमारे ऊपर ये कंडीशन ना ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा पर तक काट दी, वहां से रेट ले ली। उसके बाद ये हमारा कोड है, इसको हम जब चाहे बदल सकते हैं। इसको बदल के 10% कर दिया। धोखा दिया क्या नहीं दिया? इस 10% पे भी अपने स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनके बच्चे वैसे भी फ्री पढ़ने थे, उनके नाम लिखे जा रहे हैं सिर्फ। उनके वैसे फ्री पढ़ने थे, वो आरटी के तहत 25% में दिखा दिए, बस इतना किया। आपका एनसीएफ जो है उसके 8वें 9वें पेज पे है, देख के जरा बताओ, पढ़ के, मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ शायद। हमारी सरकार का डॉक्यूमेंट है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखते हैं वो प्राइवेट स्कूल के बारे में क्या कह रहा है, जिनमें आप खुश होकर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। मेरे लिए बाइबल है, हमेशा इसको अपने साथ रखता हूं। रात में मिली नहीं तो विचलित हो गया। कितने बजे आया था तुम्हारे रूम में? 2:30 बजे। लाइट जला के पागलों की तरह इसको ढूंढ रहा था। लगभग मेरे सिराने हमेशा मेरे बैग में या गाड़ी में या मेरे ऑफिस में या जहां हूं वहीं पड़ा रहता है। इसके बहुत सारे पन्नों को मैंने काला कर रखा है, लगभग सारे पन्नों को। कहीं भी उठाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ। इसको कभी पढ़िएगा।
ये इसको आप देखिए कितने उसके बाद किसी लाइन पे अंडरलाइन हुआ, कैसे क्या होगा, अचानक ये पेज खुला होगा, इसकी एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया, वर्कशॉप में बड़ा इंप्रेशन आएगा अगर ऐसे कर दूंगा, लेकिन वो बात कोई खास होगी शायद। मैं पढ़ रहा हूं, द बिलीफ that private schools have higher quality, treats examination results as the sole criteria for judging quality. This kind of perception ignores the ethos related limitations. ये विश्वास कि निजी विद्यालय एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके अच्छे नतीजे दे रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट बहुत गहरा है। वो सदाचार खत्म कर रहा है समाज में से। एथोस, एथिया शब्द से निकला है। सुकरात के टाइम प्लेटो ने लिखा था, अरिस्टोटल ने। एथोस, पैथोस, लोगोस, कायरोस, वही एथोस सदाचार की बात कर रहा हूं। असल में वो एटीएम मशीनें पैदा कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल। असल में वो समझ को रोक रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग को रोक रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे, जो कि बहुत टाइट कंट्रोल ना होने की वजह से सरकारी स्कूलों में फिर भी आ रही है। बच्चे आपस में लड़ने हैं, सुरक्षा का भाव सीखते हैं, वहां तो लड़ने भी नहीं देते। एक दिन मेरा भांजा और मेरा भतीजा दोनों 6-6 फुट के, मैं किराए पर आ गया था, ऊपर नीचे पार्क में किसी खेल में लड़ाई होगी और दोनों ठाडे, देख होशियार, दे लाता, देख होशियार, भाई भाई बाजी बाजी, लेके बालकनी में आइयो, जल्दी आइयो, जल्दी आइयो। वहां क्यों होगा, लड़न दे, पागल हो? अरे पागल नहीं हो, लड़न दे। आज से लड़ना नहीं सीखे तो रोज बार पिटका आया करेंगे। इन तो घर में दोनों जान को ऐसा नहीं किसी के लिए बन रहा है, या पांख अपंग इनके बाहर लड़ाई देखते हैं। अरे जिस दुनिया के अंदर लड़ाई है उस दुनिया में लड़ना सीखने दो ना, या लड़ाइयां बंद करा दो। बच्चे को दूसरे को जब गिर के चोट लगती है तो उसको उठा के गोद में लेके कुछ साफ सूफ करके घर तक छोड़ आना सीखना देना है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास गरीब बच्चे हैं ही नहीं। सारे के सारे वो हैं जो एसी में पैदा हुए, एसी में पले बड़े, एसी में ही सोते हैं, एसी गाड़ी से वहां आते हैं, एसी स्कूल में हैं, और अंदर वो हवा में निकलते ही नहीं, धूप में निकलते ही नहीं, वो उसकी तरह हो जाएंगे। कौन थे वो जिन्होंने पहली बार महल से बाहर कदम रखा? एक बुढ़िया को देखा, सिद्धार्थ, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कभी ऐसे भी होता है। मरते भी हैं लोग, जलाते भी हैं, वहीं से उसको छोड़ दिया। ये सदाचार है। प्राइवेट स्कूल इसके विपरीत काम कर रहे हैं कि गरीब को, दरिद्र को, गंदे को, मैले कुचैले को साथ में देखने ही नहीं दे रहे, उसको बात करने नहीं दे रहे कि हमारी क्या वेदना है भाई, हमारी तकलीफें क्या है, तू कितनी सुंदर टाई पहनता है, मेरे पास बटन पूरे नहीं है। क्या पता वो अपनी शर्ट ला के दे देता, पुरानी उनके पास फेंकने लायक होती। तो वो बड़े जब हो जाएंगे ही नहीं, ऐसे 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 वैसे चलते चलते फिर सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे। कभी गरीब क्या होता है, गरीब का दर्द क्या होता है समझ पाएंगे क्या? वो मशीनें बन जाएंगी, एटीएम मशीनें। सोचिए एक स्थिति को कि रात को 1 बजे मेडिकल कॉलेज के सामने एक आदमी पागलों की तरह एटीएम मशीन पे सर फोड़ रहा है, लाते मार रहा है, गालियां दे रहा है, मेरे पैसे दे, मेरा बाप मर रहा है। और सच है, एटीएम में पैसा किसका है? हमारा है ना, क्योंकि उसका बाप अंतिम सांस गिन रहा है। इस हड़बड़ाहट में पिन गलत डाल दी, 2 बार, तीसरी बार डालते ही क्या हो गया? 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया। अभी 2.5 लाख का इंजेक्शन अगर नहीं लगा तो उसका बाप मरेगा, और बाप मरेगा। एटीएम दया नहीं करेगी कि यार जल्दी ले पाड़ दिया अपना कर्जा, ले जा तू और आगे ले जा, क्योंकि एटीएम में संवेदना है ही नहीं।
उन बच्चों को एटीएम मशीन बना रहे हैं जो पैसा तो बहुत कमाएंगे, लेकिन किसी की मजबूरी को, किसी के दर्द को, किसी के तड़प को कभी नहीं समझेंगे। समाज अच्छा बनेगा। और वो जिनके साथ वो दुर्व्यवहार करेंगे वो उन पर हमले करेंगे, क्योंकि उनको उन चीजों से वंचित रखा गया जो लग्जरीज उनको मिली। अनार्की फैलेगी, अनरेस्ट, भय का वातावरण। ये किताब लिख रही है, मैं नहीं कह रहा। सरकार जानती है, कर नहीं रही है। इससे नुकसान हो रहा है भाई, इससे पूरी सृष्टि का नुकसान हो रहा है भाई। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम बच्चों को सदाचार भी सिखाएं, और जब सिखाएं, जब मेरे विचार और व्यवहार के अंदर सदाचार आ जाए, बताने की जरूरत नहीं, अपने आप हरे रंग को सोख लेगा। वातावरण में सब हरा 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 हरा, लाल निकालते जाओ। दूसरे पे चलते हैं। ये समझ में आया क्या? आर्टिकल 19, ये दोनों आर्टिकल, तीनों आर्टिकल चैप्टर 13 में हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार, जिनको छीना नहीं जा सकता। ये कुछ लिबर्टीज देता है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग एनी रिलीजन, लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग, liberty of doing some occupation or business, liberty of availing the opportunities and the facilities given by the government to all. इसने अड़चन डाली, लिबर्टी का कैसे फायदा उठाते हैं। जब उन्नी कृष्णन ये मांग लेके गया, उनके वकील आर्टिकल 19 को लेके खड़े हुए, तो ऐसे कैसे करता हुए? स्वतंत्रता है, कोई भी धंधा कर ले, तो धंधा कर ले, ऐसे ले रहे, एसी में ये बैठ के पड़े, हम तो पीस कम। आर्टिकल 45, यहां पहुंच गए हम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कुछ इच्छाएं जाहिर की गई हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को वैसा करना चाहिए। चाहिए जब होता है तो छूट है, करूं कि ना करूं, कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये मैंडेट है, यहां छूट नहीं है, ये उसका मूल अधिकार है, ये छीना नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, जब तक के कानून की पूरी प्रक्रिया, न्यायपूर्ण ढंग से उसको जांचा परखा जाने के बाद अनैतिक या खतरनाक घोषित ना कर दिया जाए, तब तक वो अधिकार वापस नहीं लिया जाएगा। इसमें कहा, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, लेकिन ना से कर दिया shall endeavor। 1950 में यह बात लिखी, आज तक यानी किस स्टेट ने एंडेवर नहीं किया। एंडेवर यानी प्रयास, पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, एफर्ट्स भी कह सकते हैं, कि राज्य ये प्रयास करेगा कि वो अपने 6 से 14 साल की उम्र के बालकों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा
प्रदान करे। हाँ जी ठीक है, सुन ली, ये मेरी मर्जी, मैं करूंगा ना करूंगा, वो नहीं करा। 51A में के को भी छोड़ दीजिए, के क्योंकि दो में जुड़ा है, जे तक थे सिर्फ। मॉरल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक नागरिक को यह नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो भी चाहिए है, मैंडेट नहीं है। अब बना है एक्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर डिफेसिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। डिफेसिंग, खराब करना, जहां आप लव के साइन में तीर लिख के उधर अपना नाम और उधर अपने प्रियतम का नाम लिख के आए थे लाल किले पे अमर होने के लिए, आप उसके खिलाफ करना, पहले नहीं था। 2002 में इन सब के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अड़चन बन रहे थे बच्चे के उस हक पे जो उसको मिलना चाहिए। उनमें कुछ एडजस्टमेंट करी, इसको ठीक किया, इसमें के जोड़ा। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट ऑब्लिक गार्डियन टू सेंड देयर वार्ड्स टू द स्कूल एंड गेट देम एजुकेटेड। इससे पहले ये बात संविधान में नहीं। 2002 में जब तीनों केस होने के बाद अंततः TMA आई, तो चेक कर लीजिए, PI ORS होता है अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस। ये जो लिखा लिखो आपके पास, ये केस फिर किसी ऐसी संस्था ने खुलवाया, दोनों जब फेल हो गए थे, उन्नी कृष्णन और मोहिनी जैन वाला, किसी ऐसी संस्था ने रीओपन कराया जिसके पास खूब पैसा था। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, क्योंकि अब तक इंडिविजुअल लड़ रहे थे भाई, अब लड़ा गया, बराबरी के वकील किए गए। उन वकीलों ने वो कहा जो मैंने कहा शुरू में जब शुरू किया था, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। तब उन्होंने केस जीता और 2002 के अंदर ये संशोधन किए गए, 86वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। आर्टिकल 21 का अंदर ए जोड़ा गया, 21A, जिसमें जिसमें ये लिखा गया कि हर बालक का, हर भारत के बालक का यह अधिकार है कि वो 6 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा ग्रहण करे। मुफ्त का मतलब फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फी, चार्जेस और एक्सपेंडिचर। क्या लिखने की जरूरत थी मुफ्त में? 3 बातें। आपने स्कूल में फ्री शिक्षा देने का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन स्कूल में तो ड्रेस लगा रखी है आपने, बूट पहन के आने को कह रहे हैं, कोट पहन के आने को कह रहे हैं। उसके पास वो नहीं है तो यह अधिकार देने का फायदा क्या? वो आपके स्कूल में नहीं आ सकता। तो क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि वो बूट सूट पहन के आए तो आप प्रोवाइड करो, क्योंकि उस पर खर्च करने की उसकी औकात नहीं है। तो ड्रेस के लिए पैसा दिया जाने लगा, हालांकि इनसफिशिएंट था, लेकिन जितना था स्टेट्स ने कर दिया। 400 में भी कपड़े बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब 1000 कर दिया, दिलाए है ना, अब 1000 कर दिया शायद, 800 फिर भी बढ़ जाए, ये बढ़ते रहते हैं, प्रावधान हो गए। अब वो कहते हैं कि स्कूल दूर होगा तो गरीब की बेटी कैसे जाएगी सुनसान में से? साइकिल तो दो ही, एक लेडी एस्कॉर्ट भी दो भाई, क्योंकि सुनसान में से निकल के बच्ची कैसे आएगी? अगर ये सुनिश्चित करना है कि वो 6 से 14 साल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ले, तो अनिवार्य है
के लिए परिस्थितियां भी ठीक करनी पड़ेगी, साइकिल भी देनी पड़ेगी, वर्दी भी। लेकिन एक और बात आ गई, भूखे पेट भजन न होए। जो कल मोनू कह रहा था, क्या मोनू मनु वाला ब्लॉकिंग में आजा ट्रेनिंग आलम बता जी भूखा बनू मैं पहले डिनर कर ले। भूखे पेट भजन नहीं होते भाई। उनके पास सुबह ऑमलेट और जूस नहीं बनते जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। सांझ की रात की बासी बच रही है, थोड़ा शेक करते रहो सिर। एनी फीस चार्जेस और एक्सपेंडिचर इसलिए लिखना पड़ा। छोटी छोटी चीजें काउंट करती है भाई। आप ये कहते हैं सिरे हुए दुकान आ गया, नहाना पड़ेगा, साबुन भी चाहिए, उनके साबुन भी कोनी। अगर इक्वालिटी देना चाहते हैं, राइट देना चाहते हैं, तो उसको फिजिबल भी करना पड़ेगा कि वो अपना राइट ले सके। इसलिए मध्याह्न भोजन भी रखा गया। बहुत सारी चीजें जो आज ये कहते हैं दलिया खाना है, थारा के लुटे भाई सरकार का दलिया है, क्या दिक्कत है? जब दलिया खाना है, एक भूखा बच्चा पेट भर के चला जाएगा तो थारा कुछ लुट गया के दिक्कत क्या पता नहीं। एक आध देखा तो जय भरा है, ये क्या बड़े हैं जी, ये बेनानिकन के बालक हैं। मास्टर ने कहा अरे बात मां बहन जी किन क्या है बोला जी मैं मेरे मुंह क्यों कहूं, इनका कि मैं ना हो सकता जी। तो कहा बहन जी तेरे के जो बालक हो ना उनके मैंने दे दिए, और मैं उनकी बस्ती में थे एक बालक उससे दिन जो है वो लाकर तेरे दूर दे दूंगा। 20 साल बाद से पूछूंगा कि डीएनए में खून में खराबी ठीक है। अब उनका तो ये भी नहीं पड़ा जी, कुछ नहीं बना, और हमारा उड़ जाकर भी आईएएस लाग गया। खून में खराबी है क्या? मेरा कसूर है कि मैं चमार पैदा हो गया? चमार लिखने से हीन हो गया क्या मैं? चूड़ा दान हीन हो गया क्या मैं? इंसान नहीं रहा क्या? मेरा कसूर है, मैंने बनाई है, बनाई तो किसी और ने थी। अब भी डोरे अगर कास्ट ना लिखी जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? मैं जाट हो गया, ब्राह्मण हो गया, ऊंची जाति का, राजपूत हो गया, तीर मार लिया, मैं थोड़ी बना राजपूत। राजपूता की फैमिली थी, उनमें पैदा हो गया बस। तो मुझे कमजोरों के ऊपर अधिकार मिल गया क्या?